कि अगर आपके बैंक बैलेंस में रुपए है, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है रंजन जी कि क्या करना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाले टाइम में जो अपनी बेटियां हैं, माँ बाप के सामने बच्चा फेल हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, बच्चे के सामने माँ बाप फेल हो जाए बड़ा चुनौती, बड़ा चैलेंज। टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे होगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, क्या मैं स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ? क्या वो वैलिड है इन्वेस्ट करना? बोले आप तो राय नहीं दे रहे हो, ओपिनियन नहीं दे रहे हो, एडवाइस नहीं दे रहे हो। यही तो राय है, कुछ नहीं करना है। एक बार 25% 50% का रिटर्न निकालना बड़ी बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। और आज की जो ये वीडियो है एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि योर एवरीडे गाइड के इस चैनल पे आने वाला ये सबसे पहला पॉडकास्ट है। अब क्योंकि ये पहला पॉडकास्ट है, एक स्पेशल वीडियो है, तो आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ हैं। आप हैं मिस्टर विनोद फोगला जी। आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। बाकी मैं चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं आपकी प्रीवियस जो जर्नी गई है, आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में। तो आई थिंक हमारी ऑडियंस आपके बारे में ज़रूर जानना चाहेगी। थैंक्स फॉर हैविंग मी रंजन जी ऑन दिस पॉडकास्ट। देखिए, पिछले 17-18 सालों से मैं पर्सनल फाइनेंस इंडस्ट्री में हूँ और करीबन 500 से लेके 500-600 घंटे का इन्वेस्टर अवेयरनेस सेमिनार हमने किया है, जो अलग अलग छोटे से छोटे कस्बे में, आर्मी एरिया में, कॉरपोरेट मीटिंग्स, होटल्स के अंदर अलग मीटिंग, वेबिनार, सेमिनार, चाहे एक से लेकर के हमने 300-400 लोगों का एक 1-to-1 गेट टुगेदर, सब तरीके के गेट टुगेदर हमने किए। तो अब हम करीबन 1800 लोगों का फैमिली का सर्विस और डिस्ट्रीब्यूशन में बोलूँगा हम दे रहे हैं, और उसमें म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये है 5 लोगों की टीम है। तो कंटिन्यूसली हमारा फोकस है कि एजुकेशन पे फोकस किया जाए, क्योंकि एजुकेशन का बहुत बड़ा स्कोप हमारे हिसाब से है फाइनेंशियल एजुकेशन का जी। ठीक है। तो ये मेरी पिछले 17-18 साल की जर्नी है। ठीक है सर। तो जैसे कि हमने जाना कि मिस्टर विनोद जी का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। तो आई एम श्योर कि आज की जो पॉडकास्ट है आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है और बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, तो विनोद जी, मैं सबसे पहले बहुत बेसिक जगह से स्टार्ट करना चाहूँगा। जी और फाइनेंशियल एडवाइजरी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जो मोस्ट कॉमन सवाल मेरे पास आता है मेरे कमेंट सेक्शन में, जैसे कि मुझे देखने को मिलता है कि जो नए जॉब सीकर्स हैं, जो जिनकी जस्ट जॉब अभी लगी है, अभी उन्होंने कमाना स्टार्ट किया है, मे बी 6 महीने हुए हों, 10 महीने हुए हों, और वो इन्वेस्टमेंट्स की जो फील्ड है इसमें एंटर करना चाहते हैं। तो एज अ वो पर्सन जो जॉब पे जस्ट अभी लगा है, मे बी सैलरी बहुत हाई ना हो, मीडियम लेवल की सैलरी हो, एक एंट्री बेस की जो सैलरी लेवल होता है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो कैसे अपने एक्सपेंसेस को प्लान करे, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स पे भी फोकस कर सके? राइट। ये आपने बहुत ही वैलिड सवाल रंजन जी पूछा है कि जिन्होंने अभी अभी करियर शुरू किया है, हो सकता है 15,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीना या 25,000 रुपये महीना आप कमाते हो, जी। राइट। और आपके लिए एक चुनौती है कि कैसे खर्चों को और कैसे इनकम के बीच में बैलेंस बैठाया जाए। तो मेरा उनको सजेशन ये रहेगा रंजन जी कि पहले 6-8 महीने तक तो आपकी जो ख्वाहिश है वो आप कीजिए। जो भी ज़रूरी है। बिल्कुल। जी। आपको फ़ोन खरीदना है फ़ोन खरीदिए, हम्म। आपको कपड़े खरीदने हैं कपड़े खरीदने। क्या होता है रंजन जी, पिछले 15-20 सालों की जो मेहनत है, और अब पहली सैलरी, दूसरी सैलरी, 6 महीने, 1 साल की सैलरी, तो मेरे हिसाब से उनको अपनी ख्वाहिश पे लगा देनी चाहिए, दोस्तों को पार्टी करने में, इन सब चीज़ों में। उसके बाद आज का युवा बड़ा स्मार्ट है, वो खुद ही अपने आप में प्लानिंग करना चाहता है। और मैंने क्यों बोला कि 6 महीने 1 साल का लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप और मैं यहाँ बैठ कर के उनको ये एजुकेट करने की कोशिश करें कि आप डे 1 से एसआईपी शुरू कीजिए या कुछ भी इन्वेस्टमेंट का प्लान कीजिए या इंश्योरेंस का प्लान कीजिए, तो वो बात तो उनके घर में बड़े उनको पहले से बोलते आ रहे हैं। जी। तो उनको अपने पास आने का, पॉडकास्ट पे आने का मतलब ये है कि वो चाहते हैं अपनी ख्वाहिश की चीज़ करना, राइट। जी। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल कीजिए। उसके बाद आपको आपका प्लान करना है। सबसे पहले आपको एक टर्म प्लान लेना चाहिए, जो आपकी इनकम का इस उम्र में करीबन 25 गुना होना। जी। अगर आप 25 गुना, 30 गुना नहीं अफोर्ड कर सकते, मान लीजिए आपकी सालाना इनकम है 3 लाख रुपया, तो 75 लाख, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आप रखिए। अगर मान लीजिए आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो 50 लाख का ले लीजिए। उसका फायदा ये है कि टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद एक बार फिक्स हो जाता है उसका प्रीमियम। जीएसटी का बदलाव हो सकता है, लेकिन प्रीमियम फिक्स, जी हाँ सर। क्योंकि वो आप
5 साल बाद 10 साल बाद जब आपके परिवार, आपके कंधों पे परिवार की जिम्मेदारियां होंगी, आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ती जाएगी, तब आप लेंगे तो प्रीमियम यहाँ से डबल ट्रिपल होगा। राइट। तो वो एक स्मार्ट डिसीजन है। दूसरा डिसीजन क्या है कि आप चाहे 1000-2000 रुपए की एसआईपी शुरू करें, आप एसआईपी शुरू करें। अब आप बोलेंगे कि 1000-2000 से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा, एसआईपी का हैबिट कल्टीवेट होगा। जी। वेल्थ क्रिएट होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस उम्र के पड़ाव में ये है कि आप डायरेक्शन सही चलो, हैबिट एक बननी। हैबिट की कल्टीवेट हो गई। अगर आपका हैबिट बन गया, कंसिस्टेंसी आ गई, आपका डिसिप्लिन आ गया, तो आपको वो 1000 रुपए की एसआईपी, 2000 की एसआईपी आपको ये बता देगी कि अगर ये 1000-2000 से मैंने 5000 से चालू किया, 10,000 से चालू किया, तो क्या हो सकता था। तो ये इम्पोर्टेंट है। राइट। तो ये कंसिस्टेंसी मतलब एक जो नई जॉब कर रहे हैं उनको मिल जाएगी कि हाँ मैं कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर सकता हूँ, भले ही छोटा अमाउंट हो, ये सब हो। एक्सट्रीम में नहीं जाना है, ना तो एक्सट्रीम खर्चे पे जाना है, ना एक्सट्रीम सेविंग पे जाना है। आप एटलीस्ट 20% तो सेव करना चालू करें 6-8 महीने 12 महीने के बाद, क्योंकि पैसे का एक ही धर्म है सर, आज आप मुझे बचाओगे, भविष्य में मैं आपको बचाऊंगा। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे फ्यूचर ही है, हमारे ही पैसे हमें वापस मिलेगा, बिल्कुल अच्छे फॉर्म में मिले, बिल्कुल। तो ज़रूरी है इन्वेस्ट करना। बिल्कुल सही बात सर। दूसरी चीज़ है कि अब जैसे आपने शुरुआत की थी कि आपके पास पैसा है तो भी 6 महीने 8 महीने आप खर्च किए इस तरीके से, बट हाँ मेक श्योर करें कि डेट में ना जाएं, क्रेडिट कार्ड का ओवर यूज़ ना करें। आई थिंक वो पॉइंट भी मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूथ है और कितने मज़े करना स्टार्ट कर दे, तो ज़रूरी है कि हाँ थोड़ा सा इस डायरेक्शन में भी लगाम होना चाहिए कि हाँ कि डेट वगैरह और लोन वगैरह की चीज़ों में शुरुआत में ना जाए। देखिए, आसान भाषा में रंजन जी, डेट का मतलब है कर्जा लेना। हम्म। और कर्जा आपकी और मेरी जिंदगी में कब आता है? जब हमारी हैसियत से ऊपर हम कोई काम करते हैं, करेक्ट। तब हमारी जिंदगी में कर्जे का रूप आता है। जी। मतलब है नहीं अपने, लेकिन ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं ऐसा वेल्दी हूँ, तब कर्जा आता है। राइट। तो क्रेडिट कार्ड के लिए कहा जाता है कि जिस आदमी को जरूरत है ना, उसको नहीं लेना चाहिए। सही बात, बिल्कुल। जिसे जिस जरूरत आदमी नहीं को है जरूरत नहीं है, वो उसको क्रेडिट कार्ड क्रेडिट यूज कार्ड का करेगा यूज तो करना बेनिफिट चाहिए। निकाल पाएगा। इसके मायने क्या है आसान भाषा में, कि अगर आपके बैंक बैलेंस में 10 लाख रुपए है, तो आपको निश्चित तौर पे क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, और उसके 50 दिन 45 दिन का जो उधार का साइकिल है, उसको लाइफ टाइम जिंदगी भर डिसिप्लिन करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए डिसिप्लिन बेस। राइट। मैं करता हूँ, मेरा आज तक कभी क्रेडिट कार्ड का कोई भी साइकिल बिल मिस यूज नहीं हुआ। राइट। तो मैं कर रहा हूँ। बट अगर मान लीजिए वही क्रेडिट कार्ड मैंने मेरी स्टूडेंट लाइफ में लिया होता या बिगनिंग ऑफ माय करियर लिया होता, तो वो मेरे लिए लाइबिलिटीज हो जाती। राइट। तो इन चीजों से ओबियसली इन्वेस्टमेंट में क्या होता है रंजन जी, कि क्या करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है। जिस इन्वेस्टर को आर्ट ऑफ एलिमिनेशन आ गया ना, कि मतलब इस डायरेक्शन में नहीं जाना है, इसमें जाना है, तो क्या नहीं करने वाली चीजें अगर हट गई, तो करने वाली चीजें तो मात्र 2-4 है। करेक्ट है। मेन काम वही है। किसी डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर का, आप जैसे बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर का, जो आज की डेट में इतना एजुकेशन कर रहे हैं, सबका मेन जॉब मेरे नजरिए से तो यही है कि क्या नहीं करना है वो एक बार मालूम पड़ जाए। जी। तो क्रेडिट कार्ड को अवॉइड करना है। और मैं आपको बोलूंगा, जितने भी ये न्यू इन्वेस्टमेंट है, एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे आपके करियर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि रातों रात अमीर बनने जैसी कोई चीज नहीं है। आज आप 15-20 हजार रुपये महीना, 25 हजार रुपया, 50 हजार रुपया महीना कमा रहे हो, उसके लिए पीछे आपने 10 साल पहले, 15 साल पहले कुछ डिसीजन लिए होंगे लाइफ में, तभी तो आज आप कमा पा रहे। जी। तो आज आप जो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लोगे, वो 10 साल 15 साल बाद उसका असर दिखेगा। बिल्कुल सही। और ऐसा कहा जाता है रंजन जी, कि अगर आपको जल्दी जल्दी पैसा बनाना है तो 15 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, और आपको धीरे धीरे पैसा बनाना है तो 15 साल ही लगेंगे। राइट। जी। सो पॉइंट, और ये बात समझने में क्या है, 15-20 साल लगते हैं जी। बट आपके दर्शकों को बहुत जल्दी ये बात पहुंच जाएगी। जी, बिल्कुल सही बात है। तो अभी हम बात कर रहे थे न्यू जॉब सीकर्स की। अब अगर हम एक स्टेप और आगे चलते हैं कि जॉब आपकी लग गई, आपने जॉब को थोड़ा सेटल कर लिया, सैलरी आपने एक सही बना ली, तो नेक्स्ट मतलब वैसे तो इस चीज़ को लेके आजकल जो यूथ है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ हट जाता है, वो है शादी। कि जब शादी की बात आती है या अगर आप मैरिज प्लान कर रहे हैं,
तो एज अ पार्टनर, मे बी आप फीमेल हो तो अपने मेल पार्टनर से डिस्कस करेंगे, मेल हो तो फीमेल पार्टनर से डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंसिस को लेके आपको क्या लगता है कि क्या डिस्कशन होना आज के टाइम पे ज़रूरी है कपल्स के बीच में, क्योंकि दोनों कमाते हैं आज के टाइम पे, हर कोई चाहता है कि फीमेल जॉब करे मेल जॉब करे। तो दोनों अगर कमा रहे हैं तो क्या फाइनेंशियल रिलेटेड डिस्कशन शादी के जस्ट पहले या मीटिंग के टाइम पे होना चाहिए? क्या ये ज़रूरी है कि आगे लाइफ जो है स्मूथ चल सके? ये देखो रंजन जी, ये बहुत वैलिड और इम्पोर्टेंट सवाल है। आपने देखा होगा रिसेंट किसी ने एक सिविल का स्कोर करवाया, प्रोस्पेक्टस जो लड़का था उसका हम्म। सिविल स्कोर चेक करवाया। हम्म। अब ये चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो रही हैं। ये तो सालों से चलता आ रहा है जी। कि लड़का लड़की का संबंध बनने से पहले ये सब चीजें देखी जाती थी कि लड़का क्या करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है। बट आज की डेट में क्या है, चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं, इन चीजों की एजेंसीज बन गई है। पहले तो क्या है कि किसी के नॉन से कनेक्शन से ये पता करते थे, मालूम करते थे, लेकिन आजकल चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो गई। निश्चित तौर पर ये होना चाहिए, हो रहा है। मैं यंग कपल को ये जरूर बोलूंगा कि जैसे वो डेट पे जाते हैं ना, उसी तरीके से फाइनेंशियल डेट पे भी जाए। राइट। तो फाइनेंशियल डेट पे जाने से क्या होगा कि वो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं पूरा, राइट, कि अपने को किस किस उम्र के पड़ाव पे, क्योंकि क्या है, शादी एक अचीवमेंट है, उसके बाद जिम्मेदारियां बढ़ती है, राइट। बल्कि लगता है कि अगर शादी के टाइम पे आपको एक ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपकी जैसी सोच रखता हो, आपकी जैसी प्लानिंग करता हो, या एटलीस्ट आपकी प्लानिंग समझता हो, भले ही ना कर पाए, कोई बातें सब में मे बी वो अवेयरनेस ना हो इनिशियल लेवल पे, बट अगर आपको उसका साथ मिल जाता है तो आगे चल के मेरे ख्याल से फाइनेंशियल लाइफ की अगर हम बात करते हैं वो तो काफ़ी स्मूथ जा सकती है। देखिए ये ओवरनाइट होने वाले डिसीजन नहीं है, इसमें सालों लग जाते हैं समझने। जी। और रही बात सेम सिमिलर थॉट प्रोसेस का पार्टनर मिलना, ये भी एक चैलेंज है और होना भी नहीं चाहिए। मैं तो इससे अलग उल्टा बोलता हूँ, क्योंकि जब आप देखिए म्यूचुअल फंड का जैसे आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो आप कॉन्ट्रेरी लेते हो, ओवरलैपिंग चेक करते हो कि एक स्कीम में जो कॉमन स्टॉक है वो दूसरे में ना हो, उसी का मतलब डाइवर्सिफिकेशन होता है। जी। तो जब आप शादी करते हो, इवन आई एम नॉट ए मैरिज एक्सपर्ट, राइट, जस्ट मेरा एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग जो सोसाइटी से है वही बता रहा हूँ। तो आपका कॉन्ट्रेरी होगा तो आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी, क्योंकि हो सकता है मनी पर्सनैलिटीज बड़ी डिफरेंट होती है रंजन जी। आपकी वाइफ हो सकता है गोल्ड की फेवरेट हो, उनका गोल्ड फेवरेट इन्वेस्टमेंट हो, सिल्वर उनका फेवरेट इन्वेस्टमेंट हो, और बैंक एफडी हो। दूसरी बात, आपको हो सकता है कि डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक्स में करना, क्रिप्टो में करना, रियल स्टेट में करना, या म्यूचुअल फंड में करना आपको पसंद हो। तो आपको रिटर्न कमाने से ज्यादा, मुनाफा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कंफर्ट हो। जी। आप कभी भी ऐसे व्हीकल पे नहीं बैठेंगे जहां आपको अनकंफर्ट हो। तो दोनों का पोर्टफोलियो भी अलग अलग होना चाहिए, दोनों का रिस्क प्रोफाइल अलग अलग होना चाहिए। वाइफ का रिस्क प्रोफाइल अलग होना चाहिए कि वो कितने साल बाद क्या जा रहे हैं। हाँ, कुछ कॉमन ग्राउंड हो सकते हैं कि अपने को बच्चे की एजुकेशन के लिए ये करना है कुछ, बट उसके अलावा भी सेपरेट होना चाहिए। इमरजेंसी फंड कॉमन हो सकता है क्योंकि दोनों को इमरजेंसी सेम आएगी, सेम टाइम आएगी, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। बट उसके अलावा भी इंडिविजुअल ख्वाहिश हो सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि दोनों को साथ बैठ के रिस्क प्रोफाइल करना चाहिए अगर एक करना हो, अदरवाइज अलग अलग करना चाहिए। और जिस इन्वेस्टमेंट व्हीकल के अंदर उनका कंफर्टनेस है वो होना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं आज की महिलाओं में बहुत एजुकेशन लेवल फाइनेंशियल बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। जब मैंने करियर शुरू किया 15-17 साल पहले, इक्का दुक्का महिलाएं को इंटरेस्ट लेती थी। आज की डेट में वो रेशियो काफी ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। करेक्ट। और ये बढ़ना चाहिए रंजन जी, क्योंकि आने वाले टाइम में जो अपनी बेटियां हैं उनके पास बहुत बड़ा पैसा ट्रांसफर होने वाला है एक वसीयत की तरह। तो उसको, उन बच्चियों को सिखाना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। जी। वो बेटियां अगर सीखेगी तो फाइनेंस मैनेज कर पाएगी। पहले कहते थे कि अगर एक महिला शिक्षित होगी तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर देगी। उससे आगे की बात मैं ये कहता हूं कि अगर महिला कोई फाइनेंशियली एजुकेट होगी तो वो आने वाली कई पीढ़ियों को शिक्षित कर देगी। तो अब यहाँ पर अगेन एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि शादी हो गई, ठीक है, शादी के बाद अब बहुत से लोग, मुझे लगता है कि इस चीज़ को शायद ठीक से प्लान करना इग्नोर कर देते हैं या उनसे इग्नोर हो जाता है कि शादी के बाद जैसे फैमिली आपस में मिलती है, प्लस जो बेबी प्लानिंग वगैरह होती है, किड्स की प्लानिंग होती है, तो उस टाइम पे भी आपको क्या लगता है कि क्या क्या लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि आगे की जो जर्नी है बच्चों के साथ
फर्दर जो जर्नी है वो स्मूथ चल सके। देखिए, आप दो फाइनेंशियल गोल बड़े इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान में, एक बच्चों की एजुकेशन और दूसरा रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग का भी सेक्रीफाइस कर देते हैं पेरेंट्स, बट बच्चों की एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आज आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो, या 1 साल 2 साल 5 साल का बच्चा है, और 15-18 साल बाद वो हायर एजुकेशन में जब बच्चा जाएगा, तो आज के जो ईयरली 15-20 लाख रुपए का खर्चा है, वो आज का जो 15-20 लाख रुपए 4 साल का खर्चा है, माफ कीजिएगा, जी। वो आज से 15-18 साल बाद हर साल का 15-20 लाख रुपए होगा, करेक्ट। क्योंकि मिनिमम 7% का इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन। राइट। तो आपको उस तरीके से प्लान करना चाहिए कि अपने को अगर 15 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो मुझे कितने रुपए की प्लानिंग करनी चाहिए। अब इसमें भी है, अगर आपका बच्चा फॉरेन एजुकेशन में जा रहा है, तो आपको एक एसआईपी ऐसी जरूर करनी चाहिए जहां पर वो पोर्टफोलियो स्कीम जो है वो कहीं फॉरेन में इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि रुपया जो है डॉलर के सामने हर साल 3 से 4% डेप्रिसिएट हो जाता है। तो मान लीजिए आपकी स्कीम ने 15% का रिटर्न कमाया, और आपने बच्चे को कहीं फॉरेन एजुकेशन में भेज दिया, यूएसए यूके कनाडा कहीं पर भी जहां डॉलर चलता हो, तो वो 3% 4% आपका खा गया डॉलर रूपी डेप्रिसिएशन, राइट। सो आपका रिटर्न 15 की बजाय 12 रह गया। तो आपको, अगर आपकी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा फॉरेन एजुकेशन में जाए, तो आपको कुछ एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो का ओवरऑल जो है वो ऐसे डॉलर, जहां पर उस करेंसी में उस इक्विटी इन्वेस्टमेंट में करना चाहिए, जो आउट ऑफ मार्केट भी इन्वेस्टमेंट करते हो, इंडिया के बाहर मार्केट में करते। ठीक है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, मतलब वैसे तो आज के टाइम पे जो मतलब ट्रेंड है या कपल की जो प्लानिंग है वैसे रहती है कि सिंगल किड की, बट जहाँ टू किड्स की बात आ जाती है और उनकी अगर हम फाइनेंशियल एजुकेशन की और इन सब की प्लानिंग की बात करते हैं, तो दोनों किड्स के लिए अलग अलग पोर्टफोलियोज होने चाहिए। किस तरीके से एक तरह से एक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का? देखिए, स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपको ये तय करना है कि कौन सा बच्चा है। अब मान लो एक बच्चा तो जा रहा है फॉरेन एजुकेशन, एक बच्चा है कोई स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स वाले बच्चे जैसे बैडमिंटन है, इसके अलावा पोलो है, क्लब जो है, इसके अलावा क्रिकेट है, तो बहुत महंगे स्पोर्ट्स हैं। इसमें भी अलग अलग स्टेज है, बिगनर लेवल, क्योंकि डे वन से ही एक्सपेंसेस लगते हैं, और एक पॉइंट पे आके लाखों रुपए ईयरली लगते हैं। तो अगर आपका कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो एक चैलेंज आ जाएगा। देखिए रंजन जी, क्या है, माँ बाप के सामने बच्चा फेल हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, बच्चे के सामने माँ बाप फेल हो जाए बड़ा चुनौती है, बड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए प्लानिंग करने के लिए, अगर आपको आज नहीं मालूम है, और ओबियसली नहीं मालूम होता है किसी को भी आज मेरा बच्चा किस तरफ जाएगा, बट क्या होता है इंडिया में कि एक ख्वाहिश होती है। मान लीजिए आप सीए करने वाले थे और आप किसी कारणवश सीए नहीं कर पाए, तो आपके मन में, दिल में कहीं ना कहीं ख्वाहिश थी। कोई महिला है जो खुद डॉक्टर बनना चाहती थी, नहीं बन पाई, तो वो चाहेगी कि मेरा बेटा या बेटी डॉक्टर बने। जी। तो अगर वैसी कोई ख्वाहिश है और आपका बच्चा भी उसमें इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो उस तरीके से पोर्टफोलियो बनाए। ये बड़ा कस्टमाइज है, बट ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि 4-5, 3 से 4 डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें। अगर बच्चे को फॉरेन एजुकेशन की तरफ जाने का है, तो आप एक इंटरनेशनल फंड ले लें, राइट। तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, और इसका रेगुलर रिव्यू करें, राइट। एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिव्यू करें। और इन सब चीजों में देखिए, 15-20 साल की एक लंबी इन्वेस्टमेंट की जर्नी होती है। तो 15-20 साल की लंबी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में क्या है, आपके साथ एक भरोसेमंद सारथी, डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर होना जरूरी है। और डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर ऐसा हो आपके साथ जो आपकी हाँ में हाँ ना मिलाए, वो आपको गलत और सही करने की हिम्मत रख सके। जब आप कहें कि मुझे ये स्कीम लेनी है, तो उसकी ये हिम्मत होनी चाहिए, अगर वो नहीं देना चाह रहा है या वो सही नहीं है, तो वो मना कर पाए। ऐसा नहीं कि हाँ में हाँ मिला करके आपसे पैसा इन्वेस्टमेंट करवा। जी। और इवन जैसे कि न्यूज़ में पीछे देखने को मिला था कि एक साल में एसआईपीज बहुत ज़्यादा क्लोज हुई थी, और आई थिंक उसका भी रीज़न ये था कि लोग इंडिविजुअली इन्वेस्ट करते थे, और बहुत से बिगिनर लोग थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट किया था, और जैसे ही मार्केट में करेक्शन देखने को मिला तो एसआईपीज क्लोज हुई। तो यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटर का, एक फाइनेंशियल प्लानर का क्या रोल आपको दिखता है कि? देखिए, कोच की रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है।
आप फ्लाइट में जब बैठते हैं ना, तो 99% फ्लाइट ऑटो मोड में ही चलती है, बट जब एक्सट्रीम वेदर होता है, राइट, तो डिफरेंट सेट ऑफ स्किल चाहिए होती है। आप देखो कोविड के दौरान ऐसा हुआ, हिस्टोरिकली होता है जी। तो तब आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर आपको हाथ पकड़ करके आपके फाइनेंशियल गोल पे बैठा दे, क्योंकि आप जब डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर के साथ चलते हैं ना, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर का कन्विक्शन खरीद रहे हैं। 15-20 साल के इन्वेस्टमेंट में आपको 2-4-5 बड़ी गलतियों से जरूर आपको बचा देगा डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर, क्योंकि उसको मालूम है करेक्ट। कि ये ब्लाइंड स्पोर्ट है आपके करियर, राइट। राइट। और आपको गली का क्रिकेट खेलना है तो कोच की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको सीरियस प्लेयर बनना है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है, तो आपको कोच की जरूरत है, करेक्ट। राइट। तो कोच की भूमिका को या किरदार को आप कभी भी डिस्काउंटेड नहीं कर सकते। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं फैमिली के साथ आगरा गया घूमने, मैं उससे पहले भी आगरा गया। इस बार जब हम गए ना, तो हमने गाइड हायर किया। इंटरेस्टिंगली गाइड की कॉस्टिंग हमारे पूरे टूर की कॉस्टिंग के सामने 1% भी नहीं थी, बट उसने हमारी फोटोज भी निकाली, उसने हमें सब जगह एंजॉय भी करवाया। और इंटरेस्टिंग बात, जो मेरे बच्चे हैं वो कभी भी हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन गाइड की बदौलत सामने पड़े पत्थर में गाइड ने रंग लगा दिया। जी। ये जॉब है, ये किरदार है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी को आपको रंगीन जिंदगी, कलरफुल जिंदगी। और आप अपना जो टाइम है ना, वो आप अपने धंधे में दीजिए ना। मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, तो आप एनालिटिकल माइंड से ब्लेस्ड हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपको तुरंत डिसीजन लेना है। अगर वही तुरंत डिसीजन आप इन्वेस्टमेंट में लेंगे तो गलत हो जाओ। वही एनालिटिकल माइंड आप डॉक्टर हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट में लोगे तो गलत हो जाओगे। आपका पोर्टफोलियो में 15-20 साल का टाइम देना है, निगरानी नहीं करनी है। जी। दोनों बातों में फर्क है। निगरानी तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर करेगा, जी। 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 राइट। ठीक है सर, तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे इसी जो हम बात कर रहे हैं एज लेवल की। तो फाइनली हमारे पास एक जो एज लेवल आता है कि जो नियर रिटायरमेंट वाले लोग हैं, लेट्स से जो नॉर्मली जो हमारी रिटायरमेंट एज होती है 60 की, अर्ली रिटायरमेंट की हम बात नहीं कर रहे। तो कोई पर्सन है जो 55 ईयर्स की एज पे हैं, मे बी 58 ईयर्स की एज पे हैं, तो उन्हें, और वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं या पिछले 5-6 साल 10 साल से इन्वेस्टमेंट्स करते आए हैं, तो उन्हें इस एज पर आके किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जिससे कि उनका जो आगे का टर्म है रिटायरमेंट के बाद का, वो उनके लिए हेक्टिक ना रहे, पेनफुल ना रहे, और स्मूथ जर्नी उनकी फर्दर कंटिन्यू होती रहे। देखिए, अगर 55 to 60 की एज विंडो में अगर आप हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या है कि आप 1-2 साल बाद जो है ना, आप रिटायर होने वाले हैं। तो आज ही आप सबसे बड़ा सर्किल बना लीजिए, क्योंकि आप आज जिस डेजिग्नेशन पे हैं, मान लीजिए किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, किसी कंपनी के सीनियर प्रोफाइल में, तो आपका एक ऑफिस में रुतबा है, जी। राइट। लेकिन वो 2 साल 3 साल बाद जब आप रिटायर हो जाएंगे, तो घर में या आप जब मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, सोसाइटी में जाएंगे, तो वो रुतबा वैसा होगा नहीं, राइट। सो आप 2-3 साल पहले ही एक्टिव हो जाइए सोशल कामों में, जी। तो आपके एक कनेक्शन बन जाएंगे। जी। दूसरी बात, आप अपने स्पाउस को एजुकेट कीजिए फाइनेंशियल। सबसे बड़ा चैलेंज रंजन जी मालूम है क्या होता है? रिटायरमेंट के बाद हस्बैंड वाइफ में से एक की डेथ हो जाती है ना, तो दूसरे के लिए लाइफ नरक हो जाती है। कैसे? अगर मान लीजिए हस्बैंड की डेथ हो गई और वही फाइनेंस देखते थे, तो वाइफ को कुछ मालूम नहीं है फाइनेंस के बारे में, तो वो दूसरों पे डिपेंडेंट है। अगर वाइफ की डेथ हो गई और अगर वो खाने पीने का और सब चीजें देखती थी, तो हस्बैंड के लिए वो जिंदगी चैलेंज हो गई। तो आप एक दूसरे की सेट ऑफ स्किल को अक्वायर कीजिए, और अक्वायर करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जब आप बता रहे हो तब तो आप गुरु की भूमिका में रहें, और जब आप सीख रहे हो तब आप शिष्य की भूमिका में। और शिष्य का मतलब है आप ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे को सिखाना थोड़ा आसान है, वो सवाल भी करेगा तो अलग बात है। बट आप, जब मैं कह रहा हूं कि 55-60 की एज में आपको एक दूसरे की सेट ऑफ स्किल को एक्वायर करना है। आप खाना बनाना नहीं आता, आप खाना बनाना सीखिए। आपको आयरन करना नहीं आता, आप आयरन करना सीखिए। अगर आपको एफडी कैसे मैच्योर होती है नहीं मालूम है, लॉकर कैसे ऑपरेट होता है, या एटीएम कैसे ऑपरेट होता है,
या म्यूचुअल फंड का पैसा कहाँ से आएगा, या हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम के टाइम क्या क्या रिक्वायरमेंट है, या हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी कहाँ है, तो आप सीखिए, एटलीस्ट अवेयर रहें कि अवेयर रहें, कहाँ पर है चीज़। और फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो, जी। राइट। और वसीयत लिखें, विल राइटिंग के आज की डेट में सबसे बड़े जो चैलेंज है मार्केट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट में हर तीसरा चौथा केस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। आप एलोकेट कीजिए, फिजिकल एसेट्स जितनी हैं उनको आप आइटम वाइज कीजिए कि ये घर में छोटे बड़े को, बेटे को दे रहा हूँ, ये बेटी को दे रहा हूँ। फाइनेंशियल एसेट्स को परसेंटेज वाइज में दीजिए। अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, फिजिकल एसेट्स को तो परसेंटेज में दे रखा है, फाइनेंशियल एसेट्स जो है वो आइटम वाइज दे रखी है कि ये एफडी तू ले लेना, ये एफडी आप ले लेना, ये से कर लेना, तो उल्टा हो रखा है, उसको प्रॉपर करें। फिर रही उनके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की बात, तो आपके पास रिटायरमेंट में अगर पैसा आ रहा है तो 60% पैसा, आप मान लीजिए आपकी उम्र 60 साल है तो 60% पैसा आप फिक्स में रखिए, बैंक एफडी जैसे प्लान, फिक्स रिटर्न हाँ, सीनियर सिटीजन सेविंग प्लान में, हाँ। राइट, वहां पर रखिए। बचा हुआ 40% पैसा, मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए आ रहा है तो 1 करोड़ में से 60 लाख रुपए तो आपने वहां डाल दिए, बचा हुआ 40 लाख रुपए है उसको इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड, वहां पर भी अगर आपका पुराना एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है तो आप हाइब्रिड फंड से या बैलेंस एडवांटेज फंड से शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपका पुराना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आज से 15 साल 20 साल पहले, और आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को आपके हिसाब से रिक्वायरमेंट बता करके आप कर सकते हो, लेकिन आपको वो इन्फ्लेशन से ऊपर रिटर्न दे देगा, क्योंकि 7% की महंगाई है जी। अगर 6-7% एफडी में पूरा पैसा रखोगे तो लाइफस्टाइल को आप कैसे जी पाओगे, राइट। जी, इन्फ्लेशन को बस बीट बैलेंस करना ही करना चैलेंज है, चैलेंज है। राइट। तो वही सबसे बढ़िया तरीका है सीनियर सिटीजन के लिए मेरी नज़र में। जी। और एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना ना भूलें सीनियर सिटीजन, हाँ। क्योंकि 2 बिना बुलाए मेहमान है, एक एक्सीडेंट और एक बीमारी, और बीमारी में कितना भी खर्चा लग सकता है, कोई लिमिट नहीं है। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस अच्छी कंपनी का 10-20 लाख रुपए का, एक डिसेंट अमाउंट का भी, 2 लाख 3 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस से कुछ नहीं होने वाला। जी। तो एक अच्छी अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस भी रखें। बहुत सीनियर सिटीजन के लिए आयुष्मान भारत योजना भी है, वो भी ओवर एंड अबो रखें। आपके पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है तो भी रखें। तो काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर हमें देखने को मिले, और खासतौर पर जो आपने विल वाली बात करी कि विल, मुझे लगता है कि बहुत से लोग शायद इस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं है या इस डायरेक्शन में सोचना नहीं चाहते। मे बी मतलब ऑब्वियसली एक इमोशनल डिसीजन है कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन वही है कि अगेन लाइफ का नहीं पता। तो बेटर है कि आप विल को प्रॉपर तरीके से मतलब मैनेज करें, उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, जिससे कि बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। राइट। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट्स जैसे कोई बंदा कर रहा है, मेरे पास एज ग्रुप के जो बंदे आते हैं, जो चैनल व्यूअर्स हैं, 25 से लेके 34 ईयर्स के मोस्ट व्यूअर्स हैं मेरे पास, और 35 से लेके 44 ईयर्स के मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हैं। यानी कि ये वो लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, मे बी 2-3 साल उनको जॉब करते करते हो गया हो, और ऐसे भी लोग हैं जो 12-15 साल एक्सपीरियंस भी हैं। इन्वेस्टमेंट्स वो लोग कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स लोग कर तो रहे हैं, लेकिन जब रिव्यू की बात आती है कि इन्वेस्टमेंट्स को, अभी हम रिव्यू की बात कर रहे थे, कितना ऑफ्टन इस चीज़ को रिव्यू करना चाहिए? 5 साल, 1 साल में करना चाहिए, 6 महीने में करना चाहिए, हर महीने करना चाहिए? क्या आपके हिसाब से एक सही तरीका है इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करने का? रंजन जी, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले रिस्क प्रोफाइल करो। रिस्क प्रोफाइल क्या है? गीता का पहला अध्याय है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। रिस्क प्रोफाइल है क्या? आप कहाँ से पैसा कमा रहे हो? आपकी इनकम फिक्स है क्या? आप दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे हो? आपका घर खुद का है क्या? आप बाजार में अगर गिरावट आए तो आप घबराते हो, रातों की नींद खराब होती है, पेट का पानी हिलता है, या आप कूल रहते हो, राइट? फिर आपके फाइनेंशियल गोल क्या है? आपकी आमदनी जो आ रही है वो एक ही सोर्स से आ रही है या मल्टीपल सोर्स से आ रही है? जॉब की स्टेबिलिटी क्या है? ये सारे पैरामीटर तय करते हैं रिस्क प्रोफाइल। रिस्क प्रोफाइल पहला गीता का अध्याय है। यानी आप यूं समझ लो, अगर रिस्क प्रोफाइल को आप मिस आउट कर गए ना, तो आप यूं समझ लो कि आपने शर्ट का पहला बटन जो है वो गलत बंद कर दिया। फिर आप जोर लगा लो, वो बाकी के बटन बंद होंगे नहीं सही, राइट? सो रिस्क प्रोफाइल करो। रिस्क प्रोफाइल करने के बाद आपने तय कर लिया कि ये मेरा है, मुझे 15 साल का, 10 साल का या 5 साल का जो भी पैसा आपका है, एटलीस्ट 6 मंथ में आपको रिव्यू करना चाहिए। एवरी 6 मंथ। अब यहाँ पर चैलेंज क्या है
कि कुछ लोग ओवर रिव्यू करते हैं, जो खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपने हिसाब से खुद एक्टिव रहते हैं। ओवर रिव्यू अंडर रिव्यू से भी ज्यादा खतरनाक। आप दिन में 5 बार मोबाइल देखोगे तो पैसा बनने वाला है नहीं, राइट। बाजार में पैसा बनाने के लिए पहली शर्त है पॉजिटिव रहना, दूसरी शर्त है धोनी मोड में रहना। आपको कुंडली मार के बैठना पड़ेगा एकदम शांत होके, राइट। तो क्या होगा, जब आप ओवर रिव्यू करते हो ना, दिन में 3 बार देखते हो, महीने में 50 बार देखते हो, और आप नेगेटिव न्यूज सुन रहे हो, अखबारों में नॉइज सुन रहे हो, तो आपको इमीडिएट सेंस आएगा कि मुझे एक्शन लेना है। ट्रू सेंस तो है नहीं, वो फॉल्स सेंस है, करेक्ट। कि इमीडिएट मुझे ये बेच दूं, ये कर दूं। तो एसआईपी स्टॉपेज की भी आपने बात की, वो इसी का नतीजा है। जी। कुछ लोगों ने स्ट्रेटेजी के लिए किया है टैक्स सेवर, क्योंकि अभी 12 लाख तक इनकम टैक्स हो गई, तो वो टैक्स में जो एसआईपी चल रही थी तो वो बंद करके रिप्लेस कर रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि नंबर ऑफ एसआईपी इसलिए भी बंद होती है कि रंजन जी, मान लीजिए आपने आज 2000 की एसआईपी चालू की, फिर आपने 1000 और बढ़ा दिया, नई एसआईपी होगी, फिर 1000 और बढ़ा दिया, ऐसे करते करते आप 15,000 पे आ गए। लेकिन अब आप चाहते हो कि 15,000 की एक ही एसआईपी करो, तो नंबर ऑफ एसआईपी तो एक ही हो गई, क्योंकि अमाउंट वाइज तो 27,000 करोड़ रुपया मंथली आ रहा है, जो कि ऑल टाइम हाई है जी। राइट। तो एसआईपी का भी ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अब आपका सवाल क्या था? आपका सवाल था रिव्यू के लिए। रिव्यू के लिए कि रिव्यू कितना ऑफर हाँ, होना चाहिए। तो रिव्यू में क्या है, 6 मंथ का एटलीस्ट होना चाहिए, ज्यादा रिव्यू नहीं करना है। रिव्यू करने के बाद आप 2-3 क्वार्टर तक स्कीम में अगर कोई फंडामेंटली चेंजेस हुए उसको मौका देना चाहिए, क्योंकि वो हर स्कीम के अंदर आता है ऐसा उतार चढ़ाव। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपकी स्कीम ऊपर ही रहेगी। आपको एवरेज स्कीम और कंसिस्टेंसी वाली स्कीम पे फोकस करना है, न कि विनर पे। आज के विनर अलग होंगे, कल के विनर अलग होंगे, लेकिन अगर आप बने रहे तो एवरेज भी आपका रिटर्न आया तो आ जाए। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने 66 साल में 22% का CAGR रिटर्न कमाया। उनका 1 रुपए का 55,000 रुपया हुआ, 22%। मुझे कई इन्वेस्टर इसलिए कई मिलते हैं इन्वेस्टर जिनके पोर्टफोलियो में पिछले 5-6 सालों में 24% का रिटर्न है। 24% का रिटर्न आता है तो 3 साल में पैसा डबल होता है जी। तो मुझे ऐसे कई इन्वेस्टर मिलते हैं जो कि 24% का रिटर्न है उनके पोर्टफोलियो में, फिर भी वो दुखी है। मालूम है क्यों? वो कहते हैं मेरे कलीग वाले में तो 25 आ रहा है, मेरे पड़ोसी के पोर्टफोलियो में 26 आ रहा है। तो लोग आज की डेट में जरूरतों से परेशान नहीं है, पड़ोसी आगे जा रहा है इसलिए परेशान, कंपैरिजन वाला। कंपैरिजन से परेशान है सर। जी। तो 6 महीने में रिव्यू करना एक आइडियल टाइम है। इससे ज़्यादा अगर रिव्यू करेंगे तो एक बायसनेस आ सकती है कि कहीं बायसनेस आ सकती है, और कोई स्ट्रेटेजिकली चेंज हुआ है जैसे कोविड के दौरान हुआ, तो आप कभी भी कर सकते हो। वो सिचुएशन तो 20 दिन में, 25 दिन में भी आ सकती है, 15 दिन में भी आ सकती है। प्लस अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं तो न्यूज़ पे आजकल क्लिक बेट शायद ज़्यादा आते हैं, थंबनेल्स कुछ ऐसे होते हैं कि मार्केट में धड़ाम हुई, मार्केट में क्रैश हुआ, 10 साल से इतना बड़ा क्रैश कभी देखने को नहीं मिला वगैरह वगैरह। तो लोग कुछ जो ओवर वो करते हैं, रीबैलेंसिंग करते हैं, उसमें शायद पैनिक मोड में आके सेल कर दें वगैरह। तो एक और चीज़ जो देखने को मिल रही है और मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत कॉमन देखने को मिलती है, वो ये कि जब भी मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात करता हूँ, रिटर्न्स की बात करता हूँ और इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए वगैरह की बात करता हूँ, तो लोग सबसे पहले सवाल करते हैं टैक्सेस का। टैक्स को लेके बहुत घबराते हैं लोग कि हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो टैक्स भी पे करना पड़ेगा, इतने रिटर्न्स मिलेंगे तो टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो टैक्सेस के बारे में मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा लाइट इस पे डालें कि लोग टैक्सेस से इतना क्यों घबरा रहे हैं और टैक्सेस से क्या घबराना सही है, टैक्सेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट्स में। देखिए, जहाँ कमाई होगी ना वहाँ टैक्स तो आएगा, बिल्कुल। आमदनी के पीछे। इस लाइफ में 2 चीजें तय है, डेथ और टैक्स, उसको आप टाल नहीं सकते। जी। हाँ, आप उसमें अपने आप को एजुकेट कर सकते हो। कैसे? अगर मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करूं टैक्सेशन की, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 साल के अंदर अंदर जो पैसा आज इन्वेस्टमेंट किया, विद इन 1 ईयर जो पैसा वापस निकाला, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म, और 1 साल से ऊपर को बोलते हैं लॉन्ग टर्म। लेकिन ये दर्शकों को मैं बता दूं, ये टैक्स डिपार्टमेंट की डेफिनेशन है। आप इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म 1 साल मत समझ लेना। इन्वेस्टमेंट तो आपको पैसा तो तभी बनेगा जब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल रखोगे। लॉन्गर इज बेटर। हाँ। सिर्फ टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म 1 साल है, राइट। तो विद इन 1 ईयर आपने पैसा डाला, मान लीजिए आज आपने 10 लाख रुपए डाला,
और वो 12 लाख रुपया हो गया और आपने निकाल लिया, तो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में या डायरेक्ट शेयर में जो मुनाफा होता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन, मुनाफा नहीं बोलते जी। तो कैपिटल गेन पे विद इन 1 ईयर पे 20% टैक्स लगता है, यानी 2 लाख पे 20% यानी 40,000 रुपया टैक्स लगेगा। चाहे आप 20% के स्लैब में आ रहे हो दूसरे इनकम से, चाहे 30% के स्लैब में आ रहे हो, इस पे 20% ही लगेगा। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अगर मैं बात करूं 1 साल की, तो 1.25 लाख रुपए तक का मुनाफा फ्री है हर साल। जी। आपने मान लीजिए 1 लाख रुपया डाला और वो 1 साल बाद 2.25 लाख हो गया, ऐसा होता नहीं है, जी। जस्ट सिंप्लीफिकेशन पर्पज के लिए बोल रहा हूँ। और 1 साल बाद आपने पैसा निकाला तो आपको कुछ नहीं लगेगा। 2.25 लाख से ऊपर हो गया तो जितना ऊपर हुआ उस पे आपको 12.5% टैक्स देना है, चाहे आप 30% के स्लैब में आ रहे हो या कुछ। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात यह है रंजन जी, जब आपने ये बहुत वैलिड सवाल पूछा है, तो आप हर साल 1.25 लाख रुपए का टैक्स हार्वेस्टिंग करते जाइए। टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे होगा? इस साल आपने 1 लाख रुपए डाला, 2.25 लाख रुपए हो गया। 2.25 लाख को आप एक बार निकालिए, वापस री इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। रखना नहीं है पास में, रखोगे तो कंपाउंडिंग खत्म हो जाएगा। तो आपने जैसे ही निकाल करके वापस री इन्वेस्टमेंट किया नई स्कीम के लिए, तो वो बेस अमाउंट फ्रेश इन्वेस्टमेंट होगी। फ्रेश इन्वेस्टमेंट हो गया। अब वो 2.25 लाख की बजाय अगर मान लीजिए अगले साल 3.5 लाख हो गया, तो 3.5 लाख को आप वापस निकालो, वापस इन्वेस्टमेंट कर दो उसी स्कीम में, जी। या दूसरी स्कीम में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा कैपिटल गेन जो होगा वो तो जीरो होता जाएगा। जीरो होता जाएगा। इसको बोलते हैं टेक्निकली टैक्स हार्वेस्टिंग। टैक्स हार्वेस्टिंग। यही काम आपका डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर करता है। जी। तो जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बड़ा होता जाए इसको आप करते जाइए, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखें आपको उस पैसे को यूज नहीं करना है, क्योंकि पैसा तो साबुन की तरह, हाथ लगाओगे उतना कम होता जाए। आप अगर मान लीजिए 2.25 लाख आया तो आप ये टारगेट कीजिए कि उसमें 25,000 50,000 और मिला करके मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि जितना आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही आपको कंपाउंडिंग का फर्क भी दिखेगा। जी। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ आती है कि एक तरह से अभी तक हम जनरली जब इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो एक अजम्पशन कहीं ना कहीं रहता है कि हम प्राइवेट जॉब करने वालों की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल मेरे पास अधिकतर मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को आजकल जो मिल रहा है वो ये है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ या स्टेट गवर्नमेंट में हूँ, तो क्या मैं स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ? क्या वो वैलिड है इन्वेस्ट करना? और अगर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ तो कौन सी स्कीम्स हैं जहाँ पर मैं कंफर्टेबली अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ बिना किसी लॉ को ब्रीच किए वगैरह वगैरह? आई थिंक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये होता है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, स्टॉक मार्केट में इक्विटी में ट्रेडिंग नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। तो आप इस पर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैसे अप्रोच करे? कोई भी कर सकता है इन्वेस्टमेंट, हम्म। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता। बस ये है कि आप जो कर रहे हैं उसको आपको जिस भी आप जहां डीमेट खोल रहे हैं या म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो आपको वहां डिक्लेरेशन प्रॉपर देना है। जी। आप गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट डिक्लेयर कीजिए, आपकी इनकम 10 लाख रुपए 10 लाख कीजिए। आपका एम्प्लॉयर अगर आपसे पूछ रहा है तो वहां भी पर भी आपको कुछ छुपाना नहीं है, क्योंकि पैसा बनाने का तो हर हिंदुस्तानी का हक है, जी। राइट, सिर्फ चाहे टैक्स वो देना। गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। हाँ। बट ये है कि कुछ प्राइवेट कॉरपोरेशन जो हैं, बहुत सारे कॉरपोरेट्स जो हैं, उनके क्या है कंप्लायंस का इसलिए भी कई बार इश्यू आता है, क्योंकि कई बार कोई इनसाइडर ट्रेडिंग है या कुछ इस तरीके की चीजें ना हो, तो इसलिए क्या है कि डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है, राइट। मान लीजिए आज आप किसी XYZ कंपनी में काम करते हैं और XYZ के कंपनी के शेयर में ही आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी का ही म्यूचुअल फंड है, करेक्ट। उसी का ही सब कुछ है, हाँ हाँ। तो आपको डिक्लेरेशन प्रॉपर देना है। जी। आप इन्वेस्टमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, आप डिक्लेरेशन प्रॉपर दीजिए, यानी अगर आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें आप प्रॉपर दीजिए। उसके बाद जब आपका एम्प्लॉयर HR आपसे पूछे तो उसका डिक्लेरेशन प्रॉपर दीजिए और हिंदुस्तान की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कीजिए। जी। तो इसमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है कि कोई ये हिचकिचाने की जरूरत ही नहीं, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। ओके, तो अब फाइनली एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा कि अब ऑलरेडी हम वैसे बात करते आए हैं, पीछे लगातार हमने बात की है डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइज़र का जो रोल रहता है इन्वेस्टमेंट्स में। तो मुझे लगता है अभी हम जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे थे, अगर वो खुद मैनेज करने का उनको टाइम नहीं लगता, सुबह से शाम तक की जॉब है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब भी थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, टाइम कम लगता है, तो आई थिंक वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाएँ, एडवाइज़र्स के थ्रू जाएँ, तो मे बी उनको पैसिवली आप बहुत एक्टिवली मैनेज ना करना पड़े, क्योंकि पैसिवली डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह मैनेज करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का यहाँ पर आपको क्या रोल लगता है कि कहाँ पर रोल आपको लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर प्ले ज़्यादा करता है कंपेयर टू कोई खुद इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करना चाहता है?
देखिए रंजन जी, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जो चीज, उसमें एक लैडर होता है इन्वेस्टमेंट करने में, हाइब्रिड फंड, लार्ज कैप फंड, फिर उसके बाद मिड कैप फंड, फिर स्मॉल कैप फंड, फिर सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड, राइट। अभी पिछले 1-2 सालों में मेजोरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी मैन्युफैक्चरर ने थीमेटिक और सेक्टर फंड दिए, राइट। और सेक्टर और थीमेटिक फंड में दबा के पैसा डाला लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने डाला। बट सरप्राइजिंगली मेजोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर के जो क्लाइंट थे उन्होंने नहीं डाला, उन्होंने नहीं डालने दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक फंड में बहुत ही मेच्योर्ड इन्वेस्टर चाहिए, एग्जिट टाइमिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कितना लेना है, कब लेना है और कब एग्जिट करना है, वो एक लर्नर्ड आदमी भी शायद ना बता पाए या नहीं समझ पाए। ज्यादा अच्छा है कि आप डाइवर्सिफाइड में रहो। तो ये गलती क्या है, ये सिर्फ, और जैसे ही मान लीजिए उसमें कोई प्रॉब्लम आया, आप देखिए 2007-8 के बाजार में ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ऐसे चलते थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 10-12 साल तक कुछ नहीं आया। अब आप सोचिए कि 12 साल 10 साल में क्या बच्चे की एजुकेशन नहीं होगी, क्या बच्चे खुद के रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं आएगी, क्या बच्चे की मैरिज नहीं आएगी, सारे गोल आ जाएंगे 10-12 साल में। तो ऐसी बड़ी ब्लंडर होने से आपको डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर जो है ना वो बचा देंगे। और आपको एक डायरेक्ट, देखो अच्छा इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बोरिंग होता है। करेक्ट, पेशेंस लेवल रखना होता है। अच्छा इन्वेस्टमेंट बोरिंग होगा, बोरिंग, आप बोरिंग प्रोसेस है। आपको जब भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर बोले कुछ नहीं करना, आपको हो सकता है ये बार बार सुनने में, कई बार मुझे भी क्लाइंट बोलते हैं कि आपने तो कहा था कि बाजार में उतार चढ़ाव होगा तो हम मैनेज करेंगे, बाजार पोर्टफोलियो तो हमारा 20% नुकसान में चला गया, आपने तो कुछ किया ही नहीं। कुछ किया ही नहीं। करना क्यों है? यही बोले, आप तो राय नहीं दे रहे हो, ओपिनियन नहीं दे रहे हो, एडवाइस नहीं दे रहे हो, यही तो राय है, कुछ नहीं करना है। करेक्ट, राइट, यही तो राय करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन है। यस, जरूरी नहीं है कि लगातार कुछ करते ही रहना है। कुछ करने से पैसा नहीं बनेगा, आपने करना तो आपको आपके प्रोफेशन में है जी, यहाँ तो पैसा नहीं करने से बनेगा। तो पैसा नहीं करने से बनेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसको हाथ पकड़ करके वहां रखना। देखो मैं आपको बताऊं, जितने ऐप है ना उनमें ज्यादातर में CAGR रिटर्न नहीं है और एब्सोल्यूट रिटर्न है। तो रंजन जी, अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने 32 लाख में एक प्लॉट खरीदा और बहुत कम टाइम में वापस 40 लाख में बेच दिया। तो मैंने उसको कहा कि 25% का रिटर्न बना लिया, अब आप इसका क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी पैसा रखूंगा मेरे घर में, कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी की तलाश करूंगा और फिर उसके बाद री इन्वेस्टमेंट करूँ। मैंने कहा कितने दिनों में री इन्वेस्टमेंट करोगे? बोले जनरली 6 महीने लग जाएंगे, 6 से 12 महीने। तो मैंने उनको बताया कि अगर 6 महीने ये पैसा आपके घर में ऐसे ही पड़ा रह गया आइडल, तो इसका रिटर्न 25% से 16% आ जाएगा। और अगर ये 12 महीने रह गया तो इसका रिटर्न जो है 11.8 आ जाएगा CAGR, राइट। तो वो ये बात सुन के सरप्राइज हो गया। तो मैसेज क्या है रंजन जी, एक बार 25% 50% का रिटर्न निकालना बड़ी बात नहीं है, उसको 12-15 साल 20 साल के लिए मेंटेन करना बड़ी बात है। जिम सिमोन एक इन्वेस्टर हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़ा CAGR रिटर्न निकाला, लेकिन वॉरेन बुफे को नहीं बीट कर पाए, राइट। तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए आपके रिटर्न में ना, तो CAGR रिटर्न पे आपको फोकस करेंगे ना तो आएगा। बहुत सारे लोगों को CAGR रिटर्न का नहीं मालूम है। इनफैक्ट जो ऐप्स हैं वो भी मैं देखता हूँ कि ऐप बाय डिफॉल्ट आप रिटर्न्स जब देखते हैं तो वो एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिखाता है। हाँ, आपको स्विच पे क्लिक करना पड़ता है XIR या CAGR देखने के लिए। बिल्कुल। तो बाय डिफॉल्ट लोगों को इंप्रेशन रहता है कि मेरे को बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो, कुछ भी बेचने आए, जहां आपका पैसा डिप्लॉय हो रहा हो, इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले आप CAGR रिटर्न देखो। CAGR रिटर्न देखोगे, जितने भी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बाजार में बिक रहे हैं 5 से 6% के CAGR रिटर्न है, करोड़ों की वैल्यू बताई जा रही है। 30 साल बाद 35 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू क्या रहेगी? कुछ नहीं रहने वाली। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कोई भी बेचना, आपको मिस सेलिंग से आप बच जाओगे हमेशा अगर CAGR रिटर्न आप देख पाए। अगर मान लीजिए 5 साल बाद आज आपने 10 लाख रुपए डाला और 20 लाख हो गया, तो आपका 15% का CAGR है, बट एब्सोल्यूट 100% हो गया क्योंकि पैसा डबल हो गया ना। बिल्कुल।
तो आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, तो आप क्या करते हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करते हैं, जबकि CAGR तो 15 ही हुआ है। प्लस इन्फ्लेशन की बात नहीं करते। इन्फ्लेशन और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गायब हो गए ना, जैसे ही आपने एब्सोल्यूट लिया। तो विनोद जी, मतलब मेरे ख्याल से तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे यहाँ पर बात कर ली है, बट फिर भी इन दी एंड जो एक चीज़ रह जाती है जो मुझे लगता है कि कवर करनी ज़रूरी है इससे पहले कि हम वीडियो क्लोज करें, वो है कि इन्वेस्टर जब खुद इन्वेस्टमेंट्स करने निकलता है, मे बी उसके पास एक्सपीरियंस छोटा हो, 6 महीने का हो, साल का हो, इवन मुझे लगता है कि 2 साल का एक्सपीरियंस ही बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हम नहीं कहते स्टॉक मार्केट में, क्योंकि आपने स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव मे बी 2 साल में देखने को ना ही मिले आपको, तो एक्सपीरियंस नहीं बनता। तो यहाँ पर क्या गलती एक इन्वेस्टर कर सकता है अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए जा रहा है, या मे बी उसका गोल नज़दीक है, 3 से 5 साल के बीच में उसका गोल है, तो क्या मिस्टेक्स आपको लगती है कि इन्वेस्टर यहाँ पर कर सकता है? देखिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप कीजिए, लंबे वक्त के लिए कीजिए, गोल को आइडेंटिफाई करके कीजिए। उतार चढ़ाव होगा बाजार में, ये उसकी रीत है, पूर्णिमा अमावस्या आएगी, ये उसका फितरत है, होना तय है। आप अंगद की तरह पैर जमा के खड़े हो जाओ, आपको हिलना नहीं है, पैसा बना के देगा। रंजन जी, आप देखो, जिन भी लोगों के डायरेक्ट शेयर के अंदर, शेयर खरीद में पैसा बनाए 50 गुना 100 गुना, वो उन्हीं लोगों का बना है, या तो किसी का फिजिकल शेयर सफाई में, दिवाली की सफाई में मिला जो बाबूजी ने छोड़ा था 20 साल पहले जी, या वो किसी कारणवश बेच नहीं पाए जी, राइट। कोई ईमेल आईडी नहीं था, कोई मोबाइल नंबर नहीं था, अब उनको 15 साल बाद पता चला, 20 साल बाद पता चला, उन्हीं आदमी का बना, अदरवाइज नहीं बना। तो एक बात की दिमाग में बैठा लीजिए कि ये 15-20 साल का, 10 साल का इन्वेस्टमेंट है, इसको अपने को नहीं सेट, लोगों से सुनी सुनाई बात पे नहीं करना है। फिर उसके बाद आप रिव्यू, ये सब जो बातें अपनी हुई ये कीजिए, और कभी भी ओवर एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। 1 साल 2 साल में ओवर एक्सपेक्टेशन रखता है, बट 10 साल में अंडर एक्सपेक्टेशन। 10 साल का कम से कम व्यू रखिए जी, तो कोई आपकी गलती नहीं होगी। आपको सिर्फ ये देखना है कि जैसे मछली की आंख दिख रही थी ना, वैसे आपको फाइनेंशियल गोल दिखना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। इवन इस बीच ऐसा भी हो सकता है कि पहले 2 साल आपको बहुत इंप्रेसिंग रिटर्न्स मिल जाए कि मज़ा आ गया, 30% 35% स्मॉल कैप से मिल गए। अगले 3-4 साल भी ऐसा हो सकता है कि आपको आपका पोर्टफोलियो वहीं का वहीं रहे, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे थोड़ा, तो ऐसे में लोग फ्रस्ट्रेट मुझे लगता है कि हो सकते हैं, और फ्रस्ट्रेशन में अपनी या तो पोर्टफोलियो को चेंज कर लेंगे कि नहीं ये म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, किसी और में डालेंगे, या स्टॉक्स एकदम से अपने शफल करना स्टार्ट कर देंगे। तो शायद ये भी एक मिस्टेक हो सकती है जो मुझे लगता है कि हाँ, लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। लीजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बुफे के जो बिजनेस पार्टनर चार्ली मुंगर, जिनका रिसेंटली डेथ हो गया, जी। वो हमेशा ये कहते थे कि बाइंग और सेलिंग में पैसा नहीं बनता है, पैसा बनता है इंतजार करने में। आप परफॉर्मेंस को चेस मत करो, परफॉर्मेंस आज है कल नहीं होगी, राइट। आप क्लास को चेस करो, परफॉर्मेंस टेम्पररी है। क्रिकेट के प्लेयर की आती है ना परफॉर्मेंस साइकिल्स, वो सब स्कीम्स में आएगी। आप बार बार स्कीम चेंज करोगे, मत करो, आपको नुकसान होगा। आप कैपिटल गेन जनरेट करोगे, आप बने रहोगे, पैसा तय है, बन जाएगा आपका, आपको कुछ देखना ही नहीं। इन्वेस्टमेंट इतनी साधारण जर्नी है, आपको ईगो और इमोशन साइड में रख के काम करना है। मैंने कहा ना कि आपके जो एनालिटिक्स है ना, वो आप अपने प्रोफेशन में लगाइए, आप अपने धंधे में लगाइए, आप इसमें मत लगाइए, ये बोरिंग इन्वेस्टमेंट है। करेक्ट। और फाइनली आपको क्या लगता है कि अगर कोई बंदा अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में, या एज सुन एज मतलब एज सिंपल एज स्मॉल सॉरी म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहता है, तो क्या बुक्स की शुरुआत वो कर सकता है? कहाँ से उसको शुरुआत करनी चाहिए पढ़ने की? देखो, किताबें बहुत हैं, एक दो किताबें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बिल्कुल किताबें नहीं पढ़ते हैं तो रिच डैड पुअर डैड एक बहुत अच्छी किताब है, रॉबर्ट टी कियोसाकी। इंटरेस्टिंग भी है बल्कि पढ़ने में, जो आपकी पढ़ने की रुचि बढ़ा देगी जी, और फाइनेंशियल मैसेज के साथ, जी, जी। राइट। आप अगर ऑलरेडी किताबें पढ़ते हैं साल में 10-20, तो फिर आप बिहेवियर गैप ले सकते हैं। बिहेवियर गैप एक किताब है ना। वैल्यू इन्वेस्टिंग की एक किताब है, प्राग पारिक साहब की, बहुत अच्छी किताब है। और स्टार्ट विद वाई, सिमोन सिनेक की किताब है, जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, बट स्टार्ट विद वाई से आपको ये ओवरव्यू मिल जाएगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, ये प्रोफेशन में काम करना है मुझे क्यों करना है, मुझे फोटोग्राफी करनी है क्यों करनी है। आपको वो आर्ट ऑफ एलिमिनेशन कर देगी। कंपाउंड इफेक्ट है डेरन हार्डी की, और कंपाउंडिंग के बारे में, तो कंपाउंडिंग के बारे में अपने बात भी की अपने पूरे पॉडकास्ट में, वो भी एक बहुत अच्छी किताब है। वो ये बताते हैं कि कंपाउंडिंग सिर्फ
पैसे में नहीं होती, आपकी रिलेशनशिप में भी होती है, आपकी हेल्थ में भी होती है। जी। तो अच्छी किताब है। और एक बुक और मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, वो है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। यस, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग भी अपने आप बहुत अच्छी पे किताब काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। तो हाँ, कि कॉफ़ी कैन बेसिकली क्यों बोला जाता है, सबसे पहले तो उस बुक में वो समझाया गया है, प्लस कि किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को रख सकते हैं। बिल्कुल सही। सो थैंक यू सो मच सर, हमने बहुत सारी चीज़ों को आज के इस पॉडकास्ट में कवर किया, और मुझे लगता है कि काफ़ी नॉलेजेबल सेशन ये आपके साथ हमारा रहा, और मेरे व्यूवर्स को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मैं चाहूँगा कि आप इसको लाइक ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि आपके सवाल अगर कुछ हैं, या कुछ और अगर आप कवर करवाना चाहते हैं नेक्स्ट इस पॉडकास्ट में, तो हम उसको कवर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।